Madam, you are live now. Okay. Good morning, students. How are you all doing? We will wait for 1 or 2 minutes for other students to join. Please message your friends to join the class. I hope my presentation is visible to you all. And how was your Holi? Everybody enjoyed the festival? If you have any doubts, you can just write in the Q&A box, okay? So I'll just wait for 1 or 2 minutes. I guess 1 minute is enough for other students to join. Good morning, Uncle. Good morning. Good morning, Shashank. Okay, good morning, everybody. Okay, let's begin today's class. Many students have joined already. Good morning, Priyanka. Okay, let's begin now. Topics to be discussed today are tax avoidance, concept of tax evasion, tax planning, tax management, residential status of individual, residential status of HUF. So we'll try to cover all these topics today. प्लीज अगर किसी को कोई भी बीच में डाउट होता है जस्ट राइट डाउन इन द Q&A बॉक्स. जैसे अभी आप अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द बॉक्स ओनली. ओके, सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज टैक्स. उसके बाद हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में. देन डायरेक्ट टैक्स क्या था हमारा, जिसमें कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स में इंटरमीडियरी इन्वॉल्व थी. फिर हमने उनका डिफरेंस किया था, इनकम टैक्स की थोड़ी सी डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, और कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे हमने जब प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर होता है ना. देन वी डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन, जिसमें कि 7 कैटेगरीज आती हैं. कौन कौन सी कैटेगरीज थी? एक था इंडिविजुअल, देन HUF which is Hindu undivided family, then it was a company, a firm, association of person, body of individuals, local authority, and AJP, that is artificial juridical person. Okay, so person में 7 categories आती हैं. Then we discussed the concept of exemption and deduction. Exemption जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम की एग्जेम्पशन मिलती है, डिडक्शन जैसे कि सेक्शन 80C वगैरह की हमें डिडक्शन मिलती है. हमने लास्ट क्लास में टैक्स प्लानिंग का मतलब भी डिस्कस कर लिया था. व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? सो टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, रिबेट्स, है ना. ये सब चीजें यूज करके हम लोग अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम करने का ट्राई करते हैं. ओके, हमने एक एग्जाम्पल किया था या नहीं किया था, आई डेंट रिमेम्बर, बट आई गेस हमने कर लिया था कि हम लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिडक्शन की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं, जिसका कि ये फॉर्मूला हम एक पढ़ लेते हैं, विच इज ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन. ठीक है, इससे हमारी नेट इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगता है
वो कम हो जाती है, ठीक है। डिडक्शन का यूज करके हमारी इनकम कम हो जाती है, जिससे हमें टैक्स कम देना पड़ता है, ठीक है। ऋतिक, यू कैन गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन योर डैशबोर्ड। ये जो आप स्टूडेंट्स का डैशबोर्ड होता है उस पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाते हैं, बट इट टेक्स सम टाइम, सो इट इज गुड इफ यू अटेंड द लेक्चर्स लाइव ओनली। Then we discuss the objectives of tax planning, जिसमें कि पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, टैक्स प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, we have to reduce our tax liability, है ना। Then we have to promote investment, ठीक है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। मिनिमल लिटिगेशन होगा, अगर हम लोग टैक्स प्लानिंग का यूज करते हैं तो हमारे ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, ओके। सो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। नाउ टुडेज टॉपिक इज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस होता है, टैक्स अवॉइडेंस इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग लीगल मेथड्स टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग टैक्स regime in a single territory for one's personal benefits to decrease one's tax burden. Now in simple language, tax avoidance क्या होता है? जब हम क्या ट्राई करते हैं कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस तो करें, बट कैसे रिड्यूस करें कि हमने क्या किया, लॉ में कुछ लूप होल्स निकाले कि लॉ में कुछ चीजें मेंशन नहीं थी, हमने उनका यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करी, ठीक है। टैक्स प्लानिंग में क्या होता है कि जो चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि डिडक्शंस के बारे में लिखा गया है, रिबेट्स के बारे में लिखा गया है, एग्जेम्पशंस के बारे में लिखा गया है, तो हम उनको यूज करके टैक्स प्लानिंग करते हैं। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में हम क्या करते हैं, टैक्स अवॉइडेंस में हम लॉ के जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके लूप होल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। लूप होल्स क्या होता है, कमियां, हम लोग कमियां आइडेंटिफाई करते हैं अपने लॉ में और उनको यूज करके हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने सुना 2022 में फाइनेंस, जब हमारा बजट आया फाइनेंस वाला, तो उसमें डिजिटल करेंसी पे 30% टैक्स लगा दिया गया, ठीक है। क्यों लगाया गया? क्योंकि लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, दे यूज टू इन्वेस्ट इन डिजिटल करेंसी, ठीक है। और क्योंकि डिजिटल करेंसी के बारे में हमारे लॉ में कुछ लिखा नहीं था, तो उस पर हम लोग पहले टैक्स चार्ज नहीं करते थे, तो लोगों ने क्या किया, हैवी अमाउंट ऑफ मनी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया टैक्स सेविंग के लिए, ठीक है। वो अपनी रिटर्न में दिखा देते थे कि दिस मच इज इन्वेस्टेड इन बिटकॉइंस, दिस मच इज इन्वेस्टेड इन समथिंग विच इज अ डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई लगाया ही नहीं था, कोई लॉ बनाया ही नहीं था, तो गवर्नमेंट उस पर कैसे जो है टैक्स चार्ज कर लेती, ठीक है। तो लोगों ने ये क्या किया, लोगों ने एक लूप होल आइडेंटिफाई किया कि डिजिटल करेंसी के बारे में कुछ नहीं मेंशन है, तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, टैक्स अवॉइडेंस है, ठीक है। इट कुड बी समटाइम्स लीगल और इट कुड बी समटाइम्स इलीगल, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस आई होप क्लियर है आपको। इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइंस और अदर डिजिटल करेंसीज बिफोर द ईयर 2021, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स इवेजन। अब टैक्स अवॉइडेंस आपको समझ आ गया, उसमें हम लोग कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग लॉ में क्या कर रहे थे, कमियां निकाल रहे थे और उनको यूज कर रहे थे अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए। लेकिन टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स इवेजन उसका ऑपोजिट होता है। टैक्स इवेजन में भी हम लोग क्या करते हैं, हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करनी है, लेकिन कैसे हम रिड्यूस करते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी, कुछ इलीगल वेज को यूज करके, यानी कि जो कि बिल्कुल लीगल नहीं है। जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सबमिटिंग मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स। आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स जो है इनकम टैक्स के ऑफिस में सबमिट कर दिए, ठीक है, जिससे कि आपको टैक्स थोड़ा कम देना पड़ा, बट क्योंकि वो इलीगल थे तो इसलिए इसे क्या माना जाएगा, टैक्स इवेजन, यानी कि टैक्स की चोरी, ठीक है। और जब आपकी ये चोरी पकड़ में आती है देन यू आर पनिश्ड, ठीक है। तो टैक्स इवेजन क्या है, टोटली इलीगल तरीका है अपने टैक्स को बचाने का या अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने का, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन आपको क्लियर है आई होप।
अब हम एग्जाम्पल ऑफ टैक्स इवेजन ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी। सो एक बार इसे पढ़ते हैं। X Limited is a chemical manufacturing company. It has its factory in हरियाणा। ठीक है, तो X Limited क्या है? एक कंपनी का नाम है जो कि एक केमिकल बनाती है। ठीक है, इसका ऑफिस क्या है? इसकी फैक्ट्री जहां पर ये केमिकल बनता है, इट इज सिचुएटेड इन हरियाणा। ठीक है, विद इन द फैक्ट्री कैंपस अ पीस ऑफ लैंड of 200 square meter is lying unutilized। अब आप सोचो कि एक हमारा जो है फैक्ट्री है, फैक्ट्री बहुत बड़े एरिया में होती है, तो उसमें एक छोटा सा लैंड जो है विच इज 2000 स्क्वायर मीटर, छोटा तो नहीं बोलेंगे बट अच्छा खासा लैंड जो है खाली पड़ा है। ठीक है, तो कंपनी सोचती है कि इस खाली जगह पर अब हम एक नया यूनिट जो है अपना एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, नाउ इफ दे स्टार्ट अ न्यू यूनिट, तो उनको जो है कोई टैक्स में छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग प्रेमाइसेस में जो है अपना नया यूनिट लगा रहे हैं, तो उनको टैक्स डिडक्शन का कोई फायदा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उनका जो सीए होता है, उनका जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है, वो उनको एडवाइस करता है कि अगर आप एक नया यूनिट जो है अपनी फैक्ट्री का जो आप खोलना चाह रहे हैं, उसको आप असम में खोलते हैं। ठीक है, तो आपको जो है 80IE यानी कि सेक्शन 80IE की डिडक्शन जो है मिल जाएगी। ठीक है, क्या एडवाइस किया फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने कि अगर आप ये जो अपना नया यूनिट आप चलाना चाह रहे हैं, इसको आप असम में ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, इसकी थोड़ी सी डिडक्शन मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80IE। ठीक है, इधर मैंने कॉर्नर में लिखा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो सेक्शन 80IE किस लिए होता है? जब आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कोई भी अंडरटेकिंग अपनी एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, या फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है, सो उनके फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने बोला कि आप क्या करो, आप नॉर्थ ईस्ट में यानी कि असम में अपनी ये जो यूनिट आप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो, या आप असम में कर लो, तो आपको क्या है, टैक्स में थोड़ा डिडक्शन मिल जाएगा, आपका जो टैक्स है वो थोड़ा कम बन पाएगा। ठीक है, नाउ द ओनर स्टार्ट्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन हरियाणा। ओनर क्या करता है, जो उसका खाली जगह पड़ी थी हरियाणा में फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बीच में, वहीं पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बट टू गेट द डिडक्शन वो क्या करता है, एक फैक्ट्री जो है असम में रेंट पे ले लेता है, यानी वो असम में एक जो फैक्ट्री बनी बनाई होती है या बिल्डिंग होती है, उसको रेंट पे ले लेता है। ठीक है, उसके पास पेपर्स आ जाते हैं कि उसने रेंट पे एक फैक्ट्री असम में ली है। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसको क्योंकि डिडक्शन का बेनिफिट चाहिए था, तो उसने क्या किया, पेपर्स तो बनवा लिए, रेंट पे वहां पे उसने फैक्ट्री ले ली, लेकिन वो जो अपनी प्रोडक्शन है वो कहाँ कर रहा है, वो अभी भी हरियाणा में ही कर रहा है। जो उसने खाली जगह छोड़ी थी वो वहीं पे प्रोडक्शन कर रहा है। उसने जो रेंट पे लिया है बिल्डिंग, वो सिर्फ पेपर्स पे दिखाने के लिए लिया है कि मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग असम में कर रहा हूँ, तो आप मुझे डिडक्शन दे दो 80IE की। लेकिन इन रियलिटी वो क्या कर रहा है, वो अपनी प्रोडक्शन हरियाणा में ही कर रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज टैक्स इवेजन, क्योंकि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहता है, वो डिडक्शन का फायदा पाना चाहता है जो कि 80IE की डिडक्शन है, उसके लिए वो फेक शो करता है कि मैं असम में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्या करता है, वो रेंट पे ले लेता है एक फैक्ट्री, लेकिन वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, मैन्युफैक्चरिंग वो करता है हरियाणा में ही। ठीक है, ये क्या है, ये फैक्ट्स छुपाना है। हमने IT डिपार्टमेंट से फैक्ट्स छुपाए हैं। ठीक है, हमने इलीगल तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करी है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज टैक्स इवेजन। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या है? टैक्स इवेजन है कि आप जब अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हो इलीगली। ठीक है, क्लियर है? अब हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए? हमने टैक्स प्लानिंग लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, टैक्स अवॉइडेंस अभी हमने डिस्कस किया, और टैक्स इवेजन भी हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर कि जब आपका एग्जाम होता है तो उसमें हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन 3 टॉपिक से रिलेटेड आता है। ठीक है, इट कुड बी
द डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ दीज, और इट कुड बी कि आप इनका मीनिंग बताओ एग्जाम्पल के साथ, या फिर इट कुड बी एक्सप्लेनिंग एनी वन ऑफ दीज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें। यहाँ पर मैंने एक डिफरेंस जो है प्रिपेयर किया था, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे हमने टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बीच में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। मीनिंग हमने सीख लिया है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग इज रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी बाय यूजिंग डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, अलाउंसेस एंड रिबेट्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे टैक्स लॉ में ऑलरेडी मेंशन्ड है उन चीजों का यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस होता है when we try to reduce our tax liability by identifying loopholes in law, यानी लॉ में कोई कमी है उसको यूज करके हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन होता है ट्राइंग टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी इन अ डिसऑनेस्ट मैनर। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा कि दिस इज टोटली इलीगल, इलीगल तरीके से हम अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं। Then the next basis is legality. So tax planning, क्योंकि हम लॉ को पूरे तरीके से यूज कर रहे हैं, so it is fully legal and ethical. यानी टैक्स प्लानिंग क्या है? fully legal है और fully ethical है। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है? टैक्स अवॉइडेंस लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग लॉ के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, और टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन इज फुली अनएथिकल, क्योंकि इसमें हम इलीगल तरीकों का यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा टैक्स प्लानिंग का? टैक्स प्लानिंग का एग्जाम्पल होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80U, यानी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का यूज करना। टैक्स अवॉइडेंस का क्या एग्जाम्पल होगा? इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइंस बिफोर 2021 जो लोग कर रहे थे। देन टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन क्या होता है? शोइंग फेक बिल्स ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, लोग क्या करते हैं, झूठे बिल बनवा लिए, ठीक है, गलत अकाउंट्स में एंट्रीज कर दी, ठीक है, इलीगल चीजें करी अपने टैक्स को छुपाने के लिए। पेनल्टी, अब टैक्स प्लानिंग में क्या कोई पेनल्टी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि टैक्स प्लानिंग फुल्ली लीगल है। ठीक है, हमने लॉ के अंडर रहकर ही अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम किया है। ठीक है, और टैक्स अवॉइडेंस में क्या पेनल्टी लगेगी? मे और मे नॉट बी। ठीक है, यहाँ पर टैक्स अवॉइडेंस में पेनल्टी लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है, और टैक्स इवेजन में तो हैवी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने हमें पकड़ लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि हम टैक्स इवेजन कर रहे हैं, हम लोग गलत तरीके से अपने टैक्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर हैवी पेनल्टी भी लगती है और हमें पनिश भी किया जाता है। इम्प्लीकेशंस, अब टैक्स प्लानिंग से क्या होता है? टैक्स प्लानिंग लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। जब आप टैक्स प्लानिंग करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे डालते हैं, LIC से हम पॉलिसीज लेते हैं, तो ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डिडक्शंस चाहिए जिससे कि हम अपना टैक्स कम कर पाए, और ये पैसा जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में जाता है। ठीक है, सो टैक्स प्लानिंग लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। टैक्स अवॉइडेंस में क्या हमें उसका इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है? टैक्स अवॉइडेंस से क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस लीड्स टू द इम्प्रूवमेंट इन लॉ। अब आपने जैसे देखा कि पहले लोग बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि उसके ऊपर कोई लॉ नहीं था, तो अभी रिसेंटली फाइनेंस एक्ट में डिजिटल करेंसी के ऊपर लॉ बना दिया गया। ठीक है, तो टैक्स अवॉइडेंस की वजह से हमारे लॉज में इम्प्रूवमेंट होती रहती है। ठीक है, टैक्स इवेजन की वजह से क्या होता है? इट लीड्स टू द जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। ओके, क्योंकि टैक्स इवेजन क्या है? चोरी है टैक्स की, तो ये क्या करता है? इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। ओके, क्लियर है? ये डिफरेंस क्लियर है बच्चों आपको? टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बीच में? राधा, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो।
बाकी किसी बच्चे को स्क्रीन देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? Is the presentation visible to all? आर्नव, आपको समझ नहीं आया? टैक्स इवेजन होता है जब हम लोग इलीगल तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमने झूठे बिल सबमिट कर दिए ऑफिस में कि हमें इस चीज की थोड़ी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, हम एक कंपनी है हमारी, हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हमने उसमें से कुछ चीजें जो है छुपा ली, हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, या फिर हमने फेक ट्रांजैक्शंस दिखा दी। ठीक है, तो ये सब क्या है? इलीगल है। हम जब इलीगल तरीके से अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं, दैट इज टैक्स इवेजन। ठीक है, ओके। अब आगे मूव करते हैं। टैक्स मैनेजमेंट एक टॉपिक है हमारा। टैक्स मैनेजमेंट भी बहुत सिंपल टॉपिक है। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस for the purpose of paying taxes. Tax management deals with filing returns in time, getting accounts audited, deducting tax at source, etc. यानी कि हमें टैक्स को ऐसे मैनेज करना है कि हमारे ऊपर आगे जाकर कोई हैवी पेनल्टी ना लगे। ठीक है, आपको टाइमली अपने रिटर्न्स फाइल करनी है। अगर आप एक कंपनी हो तो आपको ट्राई करना है कि अपना इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट दोनों करवाने हैं। ठीक है, और टाइमली अपनी रिटर्न को फाइल भी करना है। ठीक है, सो दैट आपके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे लेट फाइलिंग की वजह से। आपको अपने टैक्स को ऐसे मैनेज करना है कि आपको कोई पेनल्टी फेस ना करनी पड़े आगे जाके। ठीक है, सो दैट इज टैक्स मैनेजमेंट। इसमें क्या आ जाता है? वी हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम। ठीक है, ऊपर से हमें अपना, अगर हमारी कोई कंपनी है या लॉ के अंदर लिखा है कि हमें ऑडिट करवाना है, तो हम अपने ऑडिट को टाइमली करवा लें। ठीक है, और अगर हमारा TDS डिडक्ट होना है, दैट इज टैक्स एट सोर्स, तो उसको हम टाइमली डिडक्ट कर लें, दैट इज टैक्स मैनेजमेंट। अब ये एक डिफरेंस दिया है मैंने, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन। ठीक है, कभी कभी मैंने जैसे आपको बताया कि जब आपका एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सो इट इज रिलेटेड टू टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, इन चारों में से कुछ ना कुछ तो फर्स्ट क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो अभी ये डिफरेंस जो है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन का है, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में इजीली समझा दिया था। तो इसमें भी वही सब चीजें लिखी हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, और इसमें से फिर आप अपना जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो यू कैन स्टडी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आल्सो। सो टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस होता है जब हम लूप होल्स आइडेंटिफाई करते हैं टैक्स में अपने टैक्स को बचाने के लिए। लेकिन टैक्स इवेजन क्या होता है? हम इलीगल मेथड्स को यूज करते हैं टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस इज टैक्स हेजिंग एंड टैक्स इवेजन इज टैक्स ओमिशन। यानी कि हम क्या कर रहे हैं टैक्स अवॉइडेंस में, अपने टैक्स को कैसे बचा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफाइंग लूप होल्स। ठीक है, तो हम टाइमली अपना उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन टैक्स इवेजन क्या है? टैक्स ओमिशन, यानी कि हम जानबूझ के किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल बट टैक्स इवेजन इज इलीगल, and tax avoidance is international tax paying before the actual tax liability arises. Tax evasion is international attempt to avoid payment of tax after the tax liability has arisen. तो हम टैक्स अवॉइडेंस में क्या करते हैं? पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, पहले से ही हम लॉ को पढ़ लेते हैं और उसमें से कमियां निकाल लेते हैं कि कहाँ पर किस चीज को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन टैक्स इवेजन में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि हमारा इतना टैक्स बन गया,
जब हमारा टैक्स बन जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोशिश करते हैं, फेक एंट्रीज को छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर पाए। नेक्स्ट जो है टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट का डिफरेंस है। सो टैक्स प्लानिंग क्या होता है, अभी सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टैक्स प्लानिंग, कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, रिबेट्स एंड यूज ऑफ अलाउंसेस, ठीक है। लेकिन टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि अपना टैक्स को मैनेज करना, टाइमली टैक्स को रिटर्न को फाइल करना, टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करना, और अगर कोई ऑडिट रिक्वायर्ड है तो उसको करना, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है, वाइड स्कोप होता है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें कवर्ड होती हैं, बट टैक्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा लिमिटेड स्कोप होता है, जिसका मतलब क्या है, हमें ऐसी मैनेजमेंट करनी है कि आगे जाके हमें कोई पेनल्टी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट, देन वील मूव फर्दर। आई होप ये सारी टर्म्स जो है आपको क्लियर होंगी। ओमिशन होता है कि कुछ छूट जाना, रिकॉर्ड ना करना, जानबूझ के गलती हो जाना या फिर, ठीक है। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आई होप इनकम टैक्स आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। देयर वाज इनकम टैक्स इन योर कोर्स, उसमें आपने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में सुना होगा। सो किसी को याद है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ पढ़ा था लास्ट टाइम किसी ने, या ऐसे ही पेपर दे दिया, ओबीई वाला पेपर था ना? रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ सुना सुना तो लग रहा होगा। कोई बताना चाहेगा कुछ रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में? किसी को याद है रेजिडेंशियल स्टेटस? ठीक है, कोई नहीं बोलना चाहता। लास्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा था? हाँ हाँ शशांक, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होता है एक पर्सन, ये ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस? यस, रेजिडेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, यस यस, ठीक है। Residential status refers to a person's status with reference to the question of how long the person has stayed in India for the past 5 years. The income tax liability of the taxpayer is based on the residential status. ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है बेसिकली, हमें देखना है कि एक पर्सन, अ पर्सन इज नॉट ओनली अ इंडिविजुअल। अभी हमने पढ़ा था पर्सन में 7 कैटेगरीज है। पर्सन में है इंडिविजुअल, HUF, ठीक है, फर्म है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, AOP, BOI है और AJP है, ठीक है। ये सब क्या है, पर्सनल है। हाँ जी सृष्टि, तो ये क्या है, पर्सन है, ठीक है। तो अ पर्सन्स स्टेटस विद द रेफरेंस टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ लॉन्ग द पर्सन हैज स्टेड इन इंडिया, ठीक है, कि एक पर्सन इंडिया में कितने दिन तक रहा है, उस बेसिस पर हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इनकम टैक्स एक्ट एज द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी डिपेंड्स मच ऑन इट, ठीक है। तो हमारी जो टैक्स हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कैलकुलेट करेगी कि कितना टैक्स बनता है, उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इंडिया के रेजिडेंट होते हैं तो जो इनकम हमने इंडिया से कमाई या जो इनकम हमने बाहर से कमाई, यानी कि ग्लोबल इनकम, जब हम रेजिडेंट होते हैं इंडिया के तो ग्लोबल इनकम पर जो है टैक्स लगता है, ठीक है। और अगर हम एक नॉन रेजिडेंट होते हैं तो हमारी उस इनकम पे टैक्स लगता है जो हमने सिर्फ इंडिया से कमाई, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि रेजिडेंशियल स्टेटस कितना इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है। नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल कौन है? हम लोग जो हैं,
ठीक है। इंडिविजुअल में बाइफिकेशन कैसे होता है रेजिडेंशियल स्टेटस का? फर्स्टली देयर इज अ रेजिडेंट और देयर इज अ नॉन रेजिडेंट, यानी कि एक पर्सन जो है एक रेजिडेंट होगा या फिर एक नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। और अगर आप रेजिडेंट बन जाते हो फिर आप फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हो, विच इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हम ROR भी बोलते हैं और नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हम RNOR भी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? सबसे पहले एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, और अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो वो या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, ठीक है। तो एक पर्सन को रेजिडेंट बनाने के लिए या नॉन रेजिडेंट बनाने के लिए देयर आर सम कंडीशंस जो हमको सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। जब आप किसी पर्सन को रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बनाते हो तो हम बेसिक कंडीशंस की हेल्प लेते हैं, ठीक है। बेसिक कंडीशंस दो टाइप की होती हैं, हम उनकी हेल्प लेके एक पर्सन को रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर करते हैं। तो हमारी जो बेसिक कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जो हमारा इंडिविजुअल है अगर वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है तो वो क्या बन जाता है? रेजिडेंट, ठीक है। और इन दोनों में से आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। सेकेंड कंडीशन थोड़ी बड़ी है, इट्स लॉन्ग, इसमें दो चीजें कवर हो रही हैं। पहले लिखा है कि प्रीवियस ईयर में आपको 60 डेज या उससे ज्यादा रहना है इंडिया में, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके लास्ट 4 इयर्स में, लास्ट प्रीसीडिंग 4 इयर्स, उसमें आपको टोटली कितना रहना है? 365 डेज और मोर। इसको हम एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। सो दिस इज अ टेबल। हम मान लेते हैं कि अभी हमारा जो असेसमेंट ईयर है, सबको याद है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर? तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? जब हमें टैक्स पे करना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्या होता है? उससे पिछला वाला ईयर जब हमने इनकम अर्न करी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा असेसमेंट ईयर जिसमें हमें टैक्स देना है दैट इज 2021-22, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 2020-21, ठीक है। तो कंडीशन 1 क्या बोलती है? कंडीशन 1 बोलती है कि प्रीवियस ईयर में मुझे कितना रहना है? 182 डेज या उससे ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? कि असेसमेंट ईयर सबको पता है क्या होता है? जब हमें टैक्स पे करना है, उससे पिछला वाला ईयर होता है प्रीवियस ईयर, जब हम अपनी इनकम को अर्न करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में हमको क्या करना है? 182 डेज या उससे ज्यादा रहना है तो हम रेजिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम 182 डेज और उससे ज्यादा नहीं रह पा रहे हैं इंडिया में तो हम दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, जो कि क्या बोलती है कि हमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर से पिछला वाला जो प्रीवियस ईयर था उसमें कितना रहना है? 60 डेज और मोर, ठीक है। उसके साथ साथ प्लस 365 डेज इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि 1920 हो गया हमारा, फिर उसके बाद 1819 हो गया, 1718 हो गया, 1617 हो गया, ठीक है। तो इन 4 साल में टोटली मिलाकर मुझे रहना है 365 डेज और मोर, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में मुझे रहना है 60 डेज और मोर, ठीक है। ये कंडीशंस क्लियर है सबको? अगर आप इनमें से एक कंडीशन, जैसे यहाँ पे और लिखा है, अगर इनमें से एक कंडीशन जो है आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो आप क्या बन जाते हो? रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर आप दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो आप क्या बन जाते हो? नॉन रेजिडेंट, ठीक है। क्लियर है सबको?
रेजिडेंट बनने के लिए हमें क्या करना है, पहली कंडीशन थी हमारी 182 डेज और मोर, ठीक है, और सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी 60 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, और 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। एक बार बच्चों बता दो, इज द रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर? ये बेसिक कंडीशंस क्लियर है आपको? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर सबको पता है, लास्ट क्लास में मैंने एक बार बताया भी था। फिर हम बेसिक कंडीशंस के आगे मूव करेंगे। इफ द बेसिक कंडीशंस आर क्लियर टू यू ऑल, इन दोनों में से हमें एक कंडीशन सैटिस्फाई करनी होती है। अगर हम एक भी सैटिस्फाई कर लेते हैं तो हम रेजिडेंट बन जाते हैं, और अगर हम दोनों ही कंडीशन सैटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो हम क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। ओके, गुड, ओके, so it is clear to you all, that's great. Now let's move to the next conditions, जिससे कि हम एक पर्सन को क्या प्रूव करते हैं कि आप, अच्छा उससे पहले कुछ एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। सो बेसिक कंडीशंस क्लियर हो गई ना, ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। इन एक्सेप्शंस में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी सेकंड कंडीशन थी 60 डेज और मोर वाली, उसको हम लोगों को चेक नहीं करना है, ठीक है। हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं इन एक्सेप्शंस के केस में, एक पर्सन को रेजिडेंट प्रूव करने के लिए। तो इस एक्सेप्शन में कौन कौन इंक्लूडेड है? पहला है एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अब जैसे यहाँ पे एक पर्सन बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है राम, ठीक है। तो राम क्या करता है, वो इंडिया छोड़ के चला जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसको बाहर कहीं अच्छी जॉब मिल जाती है इंडिया के बाहर, फॉर एग्जाम्पल यूएस में मिल जाती है उसे एक अच्छी जॉब, तो वो क्या करता है, इंडिया से चला जाता है, इंडिया छोड़ देता है। सो इस केस में हम जब उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें निकालना पड़ेगा। तो जब हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे तो हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, विच इज 182 डेज और मोर, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे कि क्या ये 60 डेज और मोर लास्ट ईयर रहा था और उसके पिछले प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 365 डेज रहा था, ये वाली कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे। सिर्फ हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, विच इज 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर में वो क्या 182 डेज और मोर इंडिया में रहा या नहीं रहा, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जो है वो फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तो उस केस में हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे सिर्फ उसको रेजिडेंट बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या है, एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, यानी कि कोई इंडियन शिप है, उसका कोई मेंबर है, ठीक है। क्रू मेंबर्स होते हैं, है ना, सेलर होता है, उसमें बाकी लोग होते हैं, तो वो क्या होता है, क्रू होता है एक शिप का। तो अगर कोई पर्सन है जो कि शिप का क्रू मेंबर है, ठीक है, और वो शिप इंडियन ही है लेकिन वो शिप का क्रू मेंबर है, तब उस केस में भी हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या वो 182 डेज और मोर इंडिया में रहा है या नहीं रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे। वैसे ही हमारी थर्ड कंडीशन है, थर्ड में क्या है, एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई पर्सन है जो कि इंडियन ओरिजिन का है या फिर इंडियन सिटीजन है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन के लोग क्या होते हैं, जिनके मम्मी पापा दादा दादी जो है अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, ठीक है। दोज पीपल आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, और वो इंडिया विजिट करने आते हैं, तो हम उनको रेजिडेंट, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे, दैट इज 182 डेज और मोर,
ठीक है, ये एक्सेप्शंस क्लियर है आपको? सृष्टि, वो आगे अमेंडमेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे, डोंट नीड टू पैनिक। अभी इतना समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये एक्सेप्शंस क्लियर है आपको? सो क्या क्या हो गया? एक हो गया, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया को छोड़ के जाता है तो हम कंडीशन 1 चेक करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर कोई मेंबर ऑफ क्रू है इंडियन शिप का, तब भी हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। और अगर कोई सिटीजन है जो कि इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया विजिट करने आया है इन द प्रीवियस ईयर, तब भी हम क्या करेंगे? कंडीशन 1 को हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो इन सब से हमारा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एक पर्सन को हमने प्रूफ कर दिया, एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बना दिया। देन अब जैसे हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था कि एक पर्सन जो है पहले रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होता है। अब जैसे कि वो पर्सन रेजिडेंट बन गया, ठीक है, तो अब वो उसको हमें क्या बनाना है? ROR या फिर RNOR, विच इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए वी हैव एडिशनल कंडीशंस, ठीक है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनाने के लिए हमारे पास बेसिक कंडीशंस थी, बट ROR और RNOR बनाने के लिए हमारे पास एडिशनल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो जब आप एक रेजिडेंट बन गए, ठीक है, तो अब हम आ गए आपको ROR और RNOR बनाने के फेज में, ठीक है। तो इसमें पहली एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? He has been in India in at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोलते हैं कि जो हमारा पिछला प्रीवियस ईयर था, ठीक है, उसके बाद ऊपर 10 साल और, ठीक है। वो एग्जाम्पल कहाँ गया? यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर था 2020-21, ठीक है। इसके ऊपर 10 साल यानी कि 1920, 1819, 1718, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईयर्स में। तो इन 10 सालों में अगर आप किन्हीं भी 2 साल में रेजिडेंट हो, यानी कि हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 2012-13 में फॉर एग्जाम्पल आप 182 डेज और मोर रहे हो, ठीक है। उसके बाद 2017-18 में आप 60 डेज और मोर रहे हो, और उसके पिछले 4 सालों में आप 365 डेज भी रहे हो, यानी कि आप किन्हीं भी 2 ईयर में अगर रेजिडेंट हो, ठीक है। रेजिडेंट बनाने के लिए ऊपर की 2 कंडीशंस थी, 182 डेज और मोर और 60 डेज एंड 365 डेज वाली, है ना। तो अगर आप किन्हीं भी 2 ईयर में रेजिडेंट बन जाते हो पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में से, तो आप क्या बन जाते हो? ROR, ठीक है। उसके साथ साथ आपको दूसरी कंडीशन भी पूरी करनी। अब इसमें चॉइस नहीं है, इसमें एंड होता है, ठीक है। एडिशनल कंडीशंस अगर पूरी करोगे तो दोनों करनी पड़ेगी, तभी ROR बनोगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे, ठीक है। जैसे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनने के लिए क्या था? दोनों में से एक करनी थी कंडीशन, बेसिक कंडीशन में से, लेकिन ROR बनने के लिए एडिशनल कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है? 2 out of 10 प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि पिछले 10 सालों में से 2 साल में रेजिडेंट होना जरूरी है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है? He has been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year, यानी कि अब जो हमारा एग्जाम्पल था इसमें, हाँ ये वाला, तो अब सेकेंड कंडीशन बोलती है कि पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में तुमको 730 डेज इन टोटल जो है रहना होगा। तो पिछले 7 साल कौन से हो गए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के बाद? 1920 हो गया, 1819 हो गया, 1718 हो गया, 1617, 1516, 1415 एंड 1314, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 7 साल हो गए। इन 7 सालों में टोटल कितना रहना है हमें? 730 डेज, ठीक है। सो सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है कि पिछले 7 सालों में
अगर इन टोटल आप 730 डेज रहे हो, उसके साथ साथ ऊपर वाली कंडीशन क्या थी, जब आप पिछले 10 सालों में किन्हीं भी 2 साल के लिए क्या हो, रेजिडेंट हो, तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद आप क्या बन जाते हो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, ROR, ठीक है। और अगर आप इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो या फिर एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो आप क्या बन जाते हो, रेजिडेंट तो हो क्योंकि वो ऊपर ही प्रूव हो गया था, रेजिडेंट है, लेकिन नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, विच इज RNOR, ठीक है। इतना क्लियर है सबको ROR और RNOR के बारे में? तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अगर किसी को कंफ्यूजन है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में क्या है, बेसिक कंडीशन चेक करनी है, जिसमें पहली कंडीशन बोलती है कि मुझे रहना है 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। देखो रेजिडेंशियल स्टेटस में पहले आपको बनाना है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तो रेजिडेंट बनाने के लिए मुझे रहना है 182 डेज और मोर या फिर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और उसके पिछले 4 प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में टोटली मुझे रहना है 365 डेज और मोर, ठीक है। तो मैं बन जाऊंगी रेजिडेंट अगर इन दोनों में से मैं एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लूंगी एक्सेप्शंस को हटा के, तो मैं बन जाऊंगी रेजिडेंट, ठीक है। अगर मैं रेजिडेंट बन गई हूं, उसके बाद मेरे पास है एडिशनल कंडीशंस, 2 एडिशनल कंडीशंस है मेरे पास, जिनमें से पहली क्या बोलती है कि मुझे 2 साल रहना है प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 इयर्स में, ठीक है, यानी कि 2 साल में मैं रेजिडेंट होनी चाहिए पिछले 10 सालों में से, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी एडिशनल की। और सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है कि 7 साल प्रीवियस 7 इयर्स में इन टोटल मुझे 730 डेज रहना है, ठीक है। तो अगर हम एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर लेते हैं तो हम बन जाते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो कि है हमारा ROR। और अगर हम दोनों कंडीशन एडिशनल वाली सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं या फिर हम एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो हम बन जाते हैं RNOR, विच इज नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ओके। अब डिफरेंस बिटवीन ROR और RNOR क्या होता है, ROR में क्या होता है, अ रेजिडेंट विल बी चार्ज टू टैक्स इन इंडिया ऑन हिज ग्लोबल इनकम। अगर आप ROR बन जाते हो, मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाते हो, तो आपकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने इंडिया से कमाए 10,000 रुपए और आपने US से कमाए 10,000 रुपए, तो आपकी इनकम 20,000 रुपए मानी जाएगी, ठीक है। 20,000 रुपए का टैक्स, 20,000 के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। और अगर आप एक RNOR हो या फिर आप NR हो, यानी कि नॉन रेजिडेंट हो, तो आपके लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कम हो जाती हैं, यानी कि आप जो इनकम इंडिया से कमाते हो सिर्फ उसके ऊपर ही टैक्स लगता है, ठीक है, बाकी पे नहीं लगता है। क्योंकि जब आप रेजिडेंट होते हो तो आपकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता है, आप इंडिया से और बाहर से जितना भी कमाओगे इन टोटल उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन जब आप नॉन रेजिडेंट या RNOR होते हो तो आपकी लिमिटेड इनकम पर टैक्स लगता है, दैट इज नॉन रेजिडेंट के केस में कि जो इनकम आपने इंडिया से कमाई सिर्फ उसके ऊपर ही टैक्स लगता है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस का एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग इसको आंसर कर पाओगे। सो क्वेश्चन क्या है, रोहित केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021-22। Just give me a second. इसको असेसमेंट ईयर कर लेना। So Rohit came to India for the first time during assessment year 2021-22. During the previous year he stayed in India. तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आपको दी हुई हैं कि वो पहली कंडीशन में 55 डेज प्रीवियस ईयर इंडिया में रहता है।
तो बताओ क्या वो रेजिडेंट होगा या नहीं होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन में वो 183 डेज इंडिया में रहता है, तो हमें बताना है क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। और थर्ड कंडीशन में वो 154 डेज इंडिया में रहता है। वी हैव टू डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, सो बताओ। ओके, शशांक ने आंसर भी कर दिया है बहुत जल्दी। So I'll just give you 30 seconds to answer this question. बहुत easy question है। सारे बच्चे प्लीज आंसर करें जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन समझ आ गई है। दिस इज बेस्ड ऑन बेसिक कंडीशंस जो कि हमने सबसे पहले करी थी। पहली कंडीशन क्या थी, 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, है ना। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या थी, 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड इन टोटल 365 डेज इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। वो थी हमारी बेसिक कंडीशन जिससे कि हम एक पर्सन को रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट बना पाते हैं। फर्स्ट वाला नॉन रेजिडेंट है बच्चे बोल रहे हैं, विच इज करेक्ट, क्योंकि एक रेजिडेंट बनने के लिए हमें कितने दिन रहना पड़ेगा, एटलीस्ट 182 डेज और मोर या फिर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन रेलेवेंट इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर का दिया है जो 55 डेज रहा है, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉन रेजिडेंट। ठीक है, सेकेंड केस में वो 183 डेज रहा है, तो सेकेंड केस में 183 डेज का मतलब क्या है कि वो 182 डेज से ज्यादा रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, एक रेजिडेंट। क्योंकि वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है तो ये रोहित क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। ठीक है, थर्ड केस में बच्चे क्या लिख रहे हैं, थर्ड में खुशी बोल रही है नॉन रेजिडेंट। ओके, सिमरन इज सेइंग he is a resident of India as he is satisfying the condition. Yes, second में resident है। Third में दिव्यांशु is saying non-resident, सृष्टि is saying non-resident, कुसुम is saying non-resident। ठीक है, okay, you guys are correct, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि हाँ 60 डेज से तो ज्यादा रहा है, लेकिन आप ये बताओ कि पिछले 4 साल का डाटा क्या हमारे पास अवेलेबल है, नहीं है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, रोहित केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो इंडिया आया है, तो क्या पिछले 4 साल का डाटा होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया है। तो वो 154 डेज रहा है, जिसका मतलब है वो 182 डेज नहीं रहा है, वो 60 डेज से ज्यादा तो रहा है, लेकिन वो प्रीवियस प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 365 डेज नहीं रहा, तो थर्ड केस में भी क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेनेशन दी थी। फर्स्ट में क्या है, क्योंकि वो 55 डेज रहता है इसलिए ही इज अ नॉन रेजिडेंट, ही डज नॉट सैटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशंस। Second में since he resides in India for 183 days, therefore he will be a resident of India. And third में he resides for 154 days. ठीक है, he resided more than 60 days in previous year, but has come to India for the first time. Therefore he is a non-resident because we are not given the data of the previous preceding 4 years. ओके, वेरी गुड। सो आई होप बच्चों को क्लियर हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आगे मूव करते हैं अमेंडमेंट की तरफ, जो एक बच्ची बोल रही थी 120 डेज वाली। ओके, सो अमेंडमेंट जो हमारी आई है उसमें हमें डीम टू बी इंडियन रेजिडेंट की अमेंडमेंट है, यानी एक पर्सन को हमें डीम टू बी इंडियन रेजिडेंट बनाना है। अब वो कौन से इंसान को बनाया गया है, द फाइनेंस एक्ट 2020 with effect to assessment year 21-22 has amended। ठीक है, हमारी जो एक्सेप्शन थी ना कि हम इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है
उस केस में हम लोग कौन सा बेसिक कंडीशन चेक करते थे? एक फर्स्ट वाली है ना, सेकंड को इग्नोर करते थे। हम बोलते थे कि अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन और इंडिया विजिट करने आया है, तब वो बनेगा रेजिडेंट। अगर वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है विच इज 60 डेज प्लस 365 डेज इन प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 years, तब वो हमारा रेजिडेंट नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडिया विजिट करने आया है, तो उस केस में हम सिर्फ कंडीशन 1 सेटिस्फाई करते थे। ये हमारे लॉ में मेंशन्ड है, एक्सेप्शन में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो अभी जो हमारी अमेंडमेंट आई है वो क्या आई है कि जो हमारा 182 डेज था उसके साथ साथ इन्होंने क्या अमेंड कर दिया कि अगर कोई पर्सन जो है 120 डेज रहा है इंडिया में, ठीक है, 120 डेज इंडिया में रहा है, इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया विजिट करने आया है, ठीक है, प्लस उसने 15 लाख रुपए इंडिया से कमाए हैं। ठीक है, तो अगर वो 120 डेज रहा है, अच्छा इन्होंने क्या किया, सेकंड कंडीशन में थोड़ा चेंज कर दिया, जो 60 डेज था उसको 120 डेज कर दिया डीम टू बी इंडियन रेजिडेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में क्या था, 60 डेज था और 365 डेज था, तो यहाँ पे डीम टू बी इंडियन रेजिडेंट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि 60 डेज को 120 डेज कर दिया इन केस ऑफ इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडिया विजिट करने आया है और इंडिया से 15 लाख से ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो वो बनेगा डीम टू बी इंडियन रेजिडेंट। ठीक है, और वो भी हमारा जो है उससे भी हम टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्या अमेंडमेंट है, एक पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, इंडिया विजिट करने आया है, 15 लाख से ज्यादा पैसे कमा रहा है इंडिया से, ठीक है, उस केस में हमें क्या चेक करना है कि वो प्रीवियस ईयर में 120 डेज रहा है प्लस 365 डेज इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, तो वो बन जाएगा हमारा डीम टू बी इंडियन रेजिडेंट। ठीक है, इंडिविजुअल के बारे में सब क्लियर है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल क्लियर है आप सबको? ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सिमरन देखो, इसमें क्या है कि जब आप एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे ना, तो एक्सेप्शन थी आपके लिए कि आपको 182 डेज और उससे ज्यादा रहना है, तभी आप क्या बनोगे, रेजिडेंट। लेकिन अमेंडमेंट में क्या किया गया कि आपको बोला गया अगर आप इंडियन ओरिजिन के हो, इंडिया विजिट करने आए हो, ठीक है, तो आपका और भी चीजें चेक करी जाएंगी कि क्या आपने 15 लाख से ज्यादा पैसे इंडिया से कमाए हैं। ठीक है, तो उस केस में चेक किया जाएगा कि आप 120 डेज प्रीवियस ईयर में रहे हो और 365 डेज प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में रहे हो, तो आपको क्या बना दिया जाएगा, एक RNOR बना दिया जाएगा। ठीक है, आपको कोशिश करी जाएगी कि आपसे भी टैक्स वसूल लिया जाए, आपको डीम टू बी इंडियन रेजिडेंट बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी अमेंडमेंट, जिसमें कि जो कि पहले जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग होते थे उनके लिए सिर्फ एक कंडीशन चेक करी जाती थी, अब उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है और बोला गया है कि अगर आप जो है इंडिया विजिट करने आए हो, इंडियन ओरिजिन के हो और आप 15 लाख रुपए से ज्यादा पैसे इंडिया से कमाते हो, तो आपके लिए 120 डेज वाली कंडीशन चेक की जाएगी और आपको डीम टू बी इंडियन रेजिडेंट बना दिया जाएगा और आपसे टैक्स भी वसूला जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि रेजिडेंशियल स्टेटस आप लोगों को क्लियर है। नाउ विल मीट टुमारो, कल हमारी क्लास है 9 बजे से, सो काइंडली मेक इट टू द क्लास, अटेंड द सेशन, और अगर इसको आज रिवाइज कर लेना,
अगर कोई डाउट लगता है आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में तो हम इसे कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब कल हम लोग ट्राई करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो थोड़ा सा बचा है कंपनी और HUF उसको खत्म करें और उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर इनकम को भी स्टार्ट कर लें, ठीक है। So we'll meet tomorrow. Till then, take care and bye-bye.